इधर से आगे समीर समीर आगे से। आप लोग जब पूछना तो पूछिए। देंगे तब नहीं लीजिएगा भाई, इन्हें लीजिएगा। राहुल कुमार कमांडर। जैसे विधानसभा में गुज़श्ता 2020 के इलेक्शन में 11 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड ने मुस्लिम कैंडिडेट दिए थे और हमारी सबों की कोशिश होगी, क्योंकि आयोग का काम दूसरा है। आयोग का काम सिर्फ बंटवारे का नहीं है, हम सिर्फ रिकमेंडेशन कर सकते हैं और वो हम करेंगे भी, किया भी है। और ये माननीय मुख्यमंत्री का नारा भी है कि आबादी के अनुकूल हिस्सादारी वो देंगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि इसके लिए अच्छा निर्णय उनकी जानिब से होगा। सर 2-4 सवालें हैं। पहला तो माननीय नीतीश कुमार जो सुशासन की सरकार 4 टर्म से चल रही है, कहीं न कहीं अल्पसंख्यक लोगों में नाराज़गी है कि जब 370 3 तलाक और कहीं न कहीं वक्फ बिल किसी तरह का मुद्दा आया तो माननीय नीतीश कुमार पलट जाते हैं और कहीं न कहीं लोकप्रिय प्रधानमंत्री ये जो हमारी सरकार के विरुद्ध जो ताकतें हैं और जो मुसलमानों को आज़ादी के बाद से वर्गला कर बहका कर करके वोट लेने का जो काम करते थे, ये उनका काम है। आपने 3 मसला छेड़ा है, एक 3 तलाक, दूसरा NRC और तीसरा वक्फ। सबसे पहली बात तो जो सबसे पहला जो बिल आया था 3 तलाक का, उसमें नीतीश कुमार ने साफ कह दिया था और वॉक आउट भी किया था उन्होंने। NRC के मसले पर नीतीश कुमार, हमारी सरकार ने कहा था इसमें मुसलमानों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और उसके 1 महीने के बाद उन्होंने विधानसभा से ये बिल भी पास करवाया कि बिहार में NRC लागू नहीं होगा, और उस पर तमाम पार्टियों ने तमाम सहमति से ये बिल पास हुआ। इसमें किसी का एक भी विरोध में वोट नहीं पड़ा। अभी वक्त आ रहा हूँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ ना। 2019 में जब वो बिल आया था तो ये कहा जा रहा था कि तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। आज मैं अपोजिशन के उन लोगों से कहता हूँ कि पूरे बिहार में नीतीश कुमार की सरकार में अगर एक मुसलमान को भी बिहार से निकाला गया हो तो उसका नाम पता बताएं वो, वरना ये बताएं कि मुसलमानों का वोट उनको किस नाम पर चाहिए। आप जब वो जाते हैं कहते हमारा समर्थन कीजिए, क्यों? तो वक्फ बिल है, आपको निकाल दिया जाएगा। किशनगंज में माइनॉरिटी विद्यालय बन रहा था तो वो जो हमारी मुखालफत ताकतें हैं सरकार विरोधी, वो कह रही थी कि ये डिटेंशन सेंटर बन रहा है। आज वहाँ 500 बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा जो भी अदर सरकार हैं कि वो विज़न बताएं ना कि मुसलमान क्यों वोट दें उनको। भाजपा से डरा करके आज़ादी के बाद से इस तरह का जो कार्यक्रम चल रहा है, मुसलमान उस बहकावे में नहीं आएगा। आप मुसलमानों के लिए करते क्या हैं? वो जब आते हैं तो कहते हैं हमको आप मजबूत कीजिए। क्यों भाई? तो वक्फ बिल है। क्यों भाई? तो NRC है। अरे आपने मुसलमानों के लिए किया क्या 15 साल के राज में? इस शहरघाटी में शाम के वक्त कोई इमामगंज की तरफ जा नहीं सकता था। इस मामले को सर की आंखों से देखा यहाँ के लोगों ने। आज आप 12 बजे चले जाइए, कोई डर कोई खौफ नहीं है। तो इस बात को भी मानना चाहिए मुसलमानों को, इस बात को भी तस्लीम करना चाहिए। तो सर मैं एक सवाल लेता हूँ, आप यही के पार्टी के गुलाम गौस खालिद अनवर साहब ने विरोध जताया। विरोध तो हमारी पार्टी नहीं, आप ये बताइए, नहीं सुनिए, पहले सुन लिया आपने। विरोध किस बात पर? विरोध वक्फ बिल पर नहीं है। वक्फ में संशोधन होना चाहिए, इसको तो सब मान रहे हैं। अभी 500 रुपया पर वक्फ की प्रॉपर्टी पर दुकान गया कि मेन टाउन में खुला हुआ है, 3 किराएदार है, 500 रुपये वो उसको देता है, वो दूसरे को 15,000 में दिए हुए और वो तीसरे को 30,000 में दिए हुए। वक्फ बोर्ड को 500। इसमें संशोधन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं वही बात बोल रहा हूँ ना, संशोधन तो होना चाहिए। उसके बाद बिंदियों पर एतराज़ है, जैसे कि वक्फ जो बाय यूज़र है, वक्फ बाय यूज़र में जो अमेंडमेंट आया है
जो 5 अमेंडमेंट्स सरकार ने माना है वो हमारे नेता नीतीश कुमार ही का अमेंडमेंट है कि जो आतंकी स्थिति अभी की है उसको बरकरार रखा जाए। इस बात को माना भी है और पार्लियामेंट में ये बात पास भी है और ये अमेंडमेंट भी नीतीश कुमार ही के नाम पर है। आप ये बताइए ना कि जो लोग वक्फ के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं कि उनका ये जो 5 अमेंडमेंट उसको पढ़िए ना कायदे से। और दूसरी बात यह है कि वक्फ के जो बास पॉइंट पर तकलीफ मुसलमानों को हो उससे ज़्यादा तकलीफ नीतीश कुमार को है, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार सेंट्रल में नहीं है, अलायंस की सरकार है जिसमें 12 MPs के साथ हमारे नेता वहाँ पर मुसलमानों के पक्ष में खड़े हैं। नहीं, तो लोकसभा में जो कहीं न कहीं विपक्ष के नेता जननायक राहुल गांधी जी जो आवाज़ उठा रहे हैं, जो यात्रा बिहार में चला रहे हैं, सवाल हमारा कि कहीं न कहीं माननीय नीतीश कुमार निगोशिएशन करते हैं अपने लीडरों से ताकि इस तरह की जो गहमा गहमी बनी, जो त्याग पत्र का जो सिलसिला जारी रहा वो कहीं न कहीं कंट्रोल किए होते। जैसे फॉर एग्जांपल उसमें आप भी नाराज़ चल रहे थे, बलियावी साहब चल रहे थे, गुलाम गौस चल रहे थे, खालिद अनवर साहब चल रहे थे। गुलाम गौस माननीय लालू प्रसाद यादव के आवास पर गए, उनसे वार्तालाप किए और काफ़ी तीखे सवाल का उन्होंने जवाब दिया। आखिर डैमेज कंट्रोल करना ही था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतनी गहमा गहमी क्यों हुई थी? एक लास्ट सवाल, अभी कुछ दिन पहले कार्यक्रम था, माननीय नीतीश कुमार को टोपी पहनाया जा रहा था, उन्होंने टोपी पहनने से गुरेज किया और सलीम परवेज साहब ने फिर लास्ट में नीतीश कुमार ने जमा खान को टोपी पहना दी। इससे पहले भी नीतीश कुमार जी को आप देख रहे होंगे कि वो शॉल भी दूसरे को पहना दे रहे हैं और टोपी पहनाने वाले को खुद भी सोचना चाहिए कि भाई हम हर वो चीज़ जो एक धार्मिक चीज़ है हम उसको क्यों पहनाएं किसी को, जबकि वो हमारे धर्म का नहीं है। इससे पहले नीतीश कुमार ने टोपी पहना भी है, खानकाह में साफा भी पहने हैं वो, लेकिन आदमी किसी स्थिति में है तो पहले आप उनसे पूछते ना, तो ये कोई इशू नहीं है। और आखिरी बात वक्त के हवाले से जो आपने आखिरी बात की, उसका आखिरी जवाब है कि नीतीश कुमार के रहते हुए औकाफ प्रॉपर्टी चाहे वो रजिस्टर्ड हो या वक्फ वाला औलाद हो या बाई यूज़र हो, उसमें से 1 इंच कोई कब्जा नहीं कर सकता है। इसके लिए हमारी सरकार अब माइनॉरिटी को यकीन दिलाती है और हमने 20 साल में ये करके दिखाया है। सर, कल 8 तारीख को यहाँ का कार्यकर्ता सम्मेलन है शेख घाटी के अमलाल हाई स्कूल में और कल घटक दलों की जो इंडिया घटक दलों की बैठक हुई, लेकिन ज़िला के उपाध्यक्ष हैं जसीम साहब, इनको वहाँ पे मौजूद नहीं किया गया, इनको ये हमारे वारिस साहब हैं जो पार्टी जदयू के और हमारे जसीम साहब हैं, तबरेज़ खान साहब हैं। तो अब ये पार्टी मैं आई एम नॉट ए पार्ट ऑफ पार्टी, मैं आयोग की हैसियत से आया हूँ, लेकिन ये तो आप जानते ही हैं कि ये पोस्ट अगरचे सरकारी है, सरकार का है, लेकिन पार्टी से आयोग को कोई लेना देना नहीं है। इस सिलसिले में आप पार्टी के जो जिम्मेदार उनसे बात कर सकते हैं। वो तो बात है आज के हमारे आदरणीय माननीय श्री नीतीश कुमार जी जो हमारे उलमा जो हैं, यहाँ पे अल्लामा मौलाना नूरानी साहब को वाइस चेयरमैन बनाया, मैं इस बात के लिए ठीक है इस बात के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे उलमा जो यहाँ पे एक बड़ा मशहूर है पूरे मगध में, पूरे बिहार में इनका नाम है, उमर नूरानी साहब को एक सरकार में एक पद दिया वाइस चेयरमैन का। मैं इसके लिए मैं नीतीश कुमार जी को मुबारकबाद पेश करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और नीतीश कुमार जी ने मुसलमानों के लिए काम किया है, मतलब सारा चीज़ इन्होंने बताया, तो इससे किसी से कोई छुपावा नहीं है, ठीक है। रही बात की 11 जो प्रत्याशी यहाँ पे मुसलमानों को टिकट मिला था, लेकिन एक भी मुसलमान जीते नहीं। लेकिन मैं अपने नेता के सामने, उलमा के सामने मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा 65,000 वोट सरघाटी विधानसभा में है और मैं वादा करता हूँ कि यहाँ से मुसलमान प्रत्याशी को किसी को भी अगर नीतीश कुमार जी टिकट देंगे तो वो 10 बजे 3 में चुनाव जीत करके जाएगा पटना, और रिकॉर्ड होगा, बिहार में पहला रिकॉर्ड होगा इस घाटी का। बोलिए क्या नहीं, जो बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि सरघाटी विधानसभा 65,000 यहाँ पे वोट है मुसलमानों का, इसलिए मैं चाहूँगा कि जिस भी हमारे लोग को, जिसको भी अगर जो सक्षम है उनको यहाँ प्रत्याशी बनाए। और यहाँ से मैं वादा करता हूँ, आपके जितने भी चैनल यहाँ पे हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि मैं वादा करता हूँ
कि 10 बजे दिन में चुनाव यहाँ से जिता करके हम लोग बिहार में भेजेंगे। और 8 तारीख को हमारे गांधी मैदान ये रंगलाल हाई स्कूल में 8 तारीख को एनडीए गठबंधन का एक प्रोग्राम है, उसमें सारे लोग रहेंगे। तो मैं जितने भी चैनल के जो लोग यहाँ पे हैं, मीडिया के लोग हैं, मैं उनके माध्यम से आप लोगों के व्यूअर्स जितने भी सुन रहे हैं, मैं निवेदन करूँगा, गुजारिश करूँगा कि आप सभी लोग ये प्रोग्राम में शामिल हों और इसको कामयाब बनाएं। जय हिंद, जय भारत। चल रही थी और अभी भी कुछ नई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। कैसा कुर्सी कम आप लोग इसमें तलाकशुदा परित्यक्ता योजना है, जिनमें हम तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को 25,000 रुपये की एक मुश्त राशि देते हैं ताकि वो कोई स्वरोजगार शुरू कर सकें। उसके अलावा विद्यार्थियों के लिए प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक की योजना पहले से चल रही थी। विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना भी चल रही थी, जिसमें हम मौलवी, फौकानिया और इंटर में पास करने वाले छात्र छात्राओं को 10,000 से 15,000 रुपये का वजीफ़ा देते हैं ताकि वो आगे की पढ़ाई अच्छे तरीके से कर सकें, उनमें सहूलियत हो। अभी हर ज़िले में बालक और बालिका छात्रावास की योजना है। हमारे गए ज़िले में भी बालक और बालिका छात्रावास है, जिसमें विद्यार्थियों को सारी सुविधाएं दी जाती है। उनको आरओ वाटर, चिल्ड वाटर, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, उसके अलावा टीवी जो है स्मार्ट टीवी है, जिसमें कि ऑनलाइन क्लासेज हज भवन से जो चलती हैं उसका टेलीकास्ट किया जाता है। उसके अलावा वॉशिंग मशीन है, मेस हैं, जेनिस सेट है। ये सारी सुविधाएं इसलिए दी जाती ताकि वो अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकें, और उनके पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ लाइब्रेरी की व्यवस्था भी की गई है, जिसमें तमाम कंपटीशन की किताबें रखी गई हैं। अभी फ़िलहाल जेईई और नेट की किताबों को भी ऐड किया गया है ताकि 12th के बच्चे जो जेईई या नेट करना चाहते हैं वो उस किताबों को पढ़कर उनसे सहूलियत ले सकें और अपनी पढ़ाई को आगे रख सकें। उसके अलावा एसएससी और बीपीएससी की कोचिंग योजना जो हज भवन में चल रही है, उनको छात्रावास से भी जोड़ा गया है। उसके अलावा जैसा कि बताया गया कि हम अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के लिए भी प्रयासरत हैं, जिसमें कि ज़मीन चिन्हित कर ली गई है, योजना कैबिनेट से पास हो चुकी है और वो काम भी शुरू होने वाला है, जिसमें 560 बेड लड़के और लड़कियां 9, 10, 11, 12 में यहाँ रहेंगे और एक उच्च स्तर की शिक्षा। बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक ट्रेनिंग जो है वो मुफ्त में दी जा रही है। अभी गए ज़िले में 6 ट्रेड ऐसे हैं जिनमें कि इस प्रकार के प्रशिक्षण की योजना है, जिसमें जनरल ड्यूटी असिस्टेंट हैं, प्लम्बर हैं, टेक्नीशियन हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर टेक्नीशियन हैं। इन तमाम योजनाओं में उनको प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वो अपना स्वरोजगार भी कर सकें या फिर कहीं उनका प्लेसमेंट भी हो सके। मेरा नाम राहुल कुमार हुआ। मैं गया जिले में सहायक निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण के पद पर पदस्थापित हूँ। TRE 4 से रिगार्डिंग क्या करना चाहेंगे? तो चुनाव से पहले एग्जाम हो जाएगा? ये सूचना हम लोगों के पास में ये शिक्षा विभाग और बीपीएससी के थ्रू होती है, क्योंकि वही अलग चीज़ है।